हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारत में हरित क्रांति के क्या मायने रहे, क्या लाभ और क्या हानियाँ रही। अर्थात यूँ कह सकते हैं अपन हरित क्रांति का निष्कर्ष क्या रहा। भारत आज खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट राष्ट्र है। 1960-70 के दशक में भारत विदेशों पर निर्भर रहने वाला देश था। खाद्यान्न के मामले में कृषि अनुसंधान और रिसर्च संस्थान ICAR के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निर्देशन में विशेष कृषि नीति के तहत हरित क्रांति के संपादन का कार्य 1966-67 में प्रारंभ कर देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया गया। यह एक प्रकार से सिलेक्टिव नीति थी। इस चयनात्मक नीति के अनुसार हरित क्रांति की तकनीकी और विधियों के उपयोग के लिए ऐसे क्षेत्र चुने गए जहां सिंचाई जैसी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध थी। यह पाया गया कि यह क्रांति फसल विशेष, देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, फसल विशेष, क्षेत्र विशेष और व्यक्ति विशेष के लिए, अर्थात क्रॉप स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक ही उपयोगी रही है। यूँ कहते हैं इसके बारे में, इनके लिए लाभदायी रही है क्योंकि सिलेक्टिव थी। एक साथ पूरे देश में शुरू नहीं की गई थी। सिलेक्टिव क्षेत्र और सिलेक्टिव एरियाज़ के लिए ही लोगों के द्वारा ही शुरू की गई थी। फिर भी हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सराहनीय योगदान रहा है। हरित क्रांति का निष्कर्ष निम्न बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार से है। पहला, हरित क्रांति का प्रभाव कुछ खाद्यान्न फसलों, इसका विशेषकर प्रभाव रहा खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तक ही सीमित रहा, जबकि दलहन, तिलहन और मुद्रा धान्य और चारा आदि की फसलें इसके प्रभाव से वंचित रही। महत्वपूर्ण तो यह था कि इसमें गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा तक ही सीमित रहा इसका क्रांति का प्रभाव। इस क्रांति का लाभ पंजाब, सिलेक्टिव जो एरियाज थे जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ जनपदों तक सीमित रहा। देश के अन्य क्षेत्रों में इसे लोकप्रिय होने में काफ़ी समय लगने की संभावना है। इससे केवल बड़े किसानों को ही लाभ हुआ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, उन्नत खाद बीज का प्रयोग बड़े बड़े फार्मों पर ही हो सकता था, जो बड़े किसान थे, जिनकी संख्या देश के समूचे कृषकों की 10% से भी कम है। नए दिनों से ज्ञात हुआ है कि हरित क्रांति के क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन या तो स्थिर रहा है अथवा इसमें गिरावट आ रही है। इन क्षेत्रों में भूगर्भिक जल, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है। हर चीज़ के दो मायने होते हैं। लाभ होता है तो वहाँ पे नुकसान की संभावना भी होती है, लेकिन इससे पर्यावरण को में प्रदूषण की संभावना बढ़ी है कई अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से। तीसरा जो इसका कंक्लूजन है, हरित क्रांति से ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिकोणीय संघर्ष का सूत्रपात हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष इस प्रकार से, जैसे बड़े और छोटे किसानों के बीच, भूस्वामी और असामी के बीच तथा मालिक और मजदूर के बीच। चौथा जो था वो था हरित क्रांति के कारण होने वाले कृषि समीकरण के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर श्रम विस्थापन एवं बेरोजगारी के बढ़ने की संभावना है। उमा के श्रीवास्तव, रॉबर्ट क्राउन एवं हेर्डी ने जीव विज्ञान संबंधी बीज और उर्वरक के बारे में और यांत्रिक यानी ट्रैक्टर क्रियाओं को उत्तरदायी बना। इन चीज़ों को। पांचवा जो कंक्लूजन था, हरित क्रांति के कारण आय की असमानता में वृद्धि हुई। ये भी होगी ही, क्योंकि बड़े किसानों की इनकम ठीक हुई। डॉक्टर VKR राव के अनुसार ये बात अब सर्वविदित है कि तथाकथित हरित क्रांति के साथ ग्रामीण आय की असमानता बढ़ी है। बहुत से छोटे किसानों को भू अधिकार छोड़ने पड़े हैं तथा सामाजिक आर्थिक तनाव भी बढ़े हैं। छठवां, हरित क्रांति के विस्तार से पूंजीवादी कृषि के विकास की संभावना बढ़ी है, क्योंकि इसमें हरित क्रांति के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी और खाद बीजों के लिए पैसा भी चाहिए। जैसे पंजाब में 6% बड़े किसानों के पास 40% कृषि भूमि
निहित है। बड़े किसानों के पास बहुत सारी भूमि है। सर्वाधिक लाभ 8.5% बड़े किसानों को ही प्राप्त हुआ। फ्रांसो फ्रैंकवेल के अध्ययन से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। हरित क्रांति की थकान की चर्चा करते हुए लेस्टर ब्राउन और हल्केन ने अपनी पुस्तक फुल हाउस में भविष्यवाणी की है कि 2030 तक भारत को प्रतिवर्ष 4 करोड़ टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा, जो 1966 के पूर्व के आयात का 4 गुना होगा। ये लोगों की संभावना है। C.H. हनुमंत राव ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजिकल चेंजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स इन इंडिया में इसे इस प्रकार व्यक्त किया है। यदि हरित क्रांति को उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों के प्रयोग का एकमुश्त कार्यक्रम मान लिया जाए तो इसका रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त नलकूपों द्वारा भी रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्रम गुणांक संकार्य क्षेत्र के संबंध में सबसे अधिक, उसके बाद उन्नत किस्म के बीजों और सिंचाई का स्थान आता है। ट्रैक्टरों के प्रयोग का शुद्ध रोजगार पर प्रभाव नकारात्मक हो रहा है। कंबाइंड हार्वेस्टर बड़े पैमाने पर श्रम का विस्थापन कर रहे हैं, क्योंकि मशीनरी के आ जाने से खेती में श्रम बेरोजगार हो जाता है। बहुत सारे श्रमिक मिलकर जो काम करते हैं वो एक मशीन कुछ ही समय में उस काम को पूरा कर देती है। इस प्रकार से श्रम का भी विस्तार हो रहा है। इसका प्रभाव भूमिहीन श्रमिकों एवं गरीब तबकों पर पड़ रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है और श्रम का पलायन नगरों की ओर हो रहा है। जब श्रम नगरों की तरफ रोजगार के लिए जाएगा तो नगरों पे भी दबाव बढ़ेगा, और नगरों की बढ़ती भीड़ भाड़ और मलिन बस्तियाँ इसके दुष्परिणाम है। क्योंकि नगरों के अंदर जितने भी स्लम्स एरिया जो बढ़ रहे हैं वो इसी वजह से बढ़े हैं, क्योंकि खेतों में मशीनों का उपयोग होने से वो उनके श्रम की वहाँ उपयोगिता नहीं रही, तो वो रोजगार की तलाश में सिटी में जाते हैं और मलिन बस्तियों में यानी स्लम्स एरिया में अपना निवास बनाते हैं। अब ये देखते हैं कि नवीन विकल्प क्या है इसका। हरित क्रांति के कुछ विकल्प जो निम्नलिखित हैं। देश में हरित क्रांति के अंतर्गत ऐसी प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने की आवश्यकता है जिसकी लागत कम हो तथा जिससे श्रम का न्यूनतम विस्थापन संभव, यानी सबसे बड़ी जरूरत है श्रम के पलायन को रोकना। तो इस तरह की संभावना को देखना है। हरित क्रांति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समूचे देश को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटकर तदनुरूप कृषि योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। यानी देश को एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में बांट करके और कृषि योजनाएं बनाई जाएं और उनके उसी के अनुसार क्रियान्वयन किया जाए, इसकी ज़रूरत है, जिससे सभी का नंबर सभी क्षेत्रों में समान रूप से नंबर आ जाएगा और सभी को लाभ मिलेगा। तीसरा, जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए यानी पानी का संरक्षण होना भी जरूरी है। सिंचाई और जल प्रबंधन की नई विकास विधि को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इससे जहाँ एक तरफ अधिक जल ग्रहण करने वाली फसलों की कृषि को अनुत्साहित करने की आवश्यकता है, वहीं फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और द्विविधीय यानी बायोवाल इरिगेशन की आदि की विधियों से जल का संरक्षण किया जा सकता है। ये सिंचाई की नई विधियाँ हैं जो काम में ला करके और पानी का संरक्षण किया जा सकता है। क्यों इस प्रकार से हरित क्रांति को कारगर बनाने के लिए राइजोबियम, ये जो जैव रासायनिक है जैसे राइजोबियम, नील हरित शैवाल आदि जैव रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए केमिकल खादों की बजाय। हरित क्रांति को कृषि के नए क्षेत्रों में लागू करने की आवश्यकता है, यानी कुछ जो सिलेक्टिव एरियाज थे उनके अलावा और भी नए क्षेत्रों में लगाया जाए पारिस्थितिकी विशेषताओं के आधार पर
नए बीजों का अनुसंधान कर मोटे अनाजों, जो कुछ फसलों के लिए सीमित था, उस जो मोटे अनाज जिसमें शामिल नहीं थे, उनमें भी इसको इन क्षेत्रों में भी लगाया जाना है। जैसे अनमोटे अनाज, दलहन, तिलहन, मुद्रा धान्य, चारा आदि फसलों में लोकप्रिय बनाने की भी आवश्यकता है। वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान देते हुए इसके अंतर्गत दालों और तिलहन की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की भी आवश्यकता है देश में, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है दालों, और क्योंकि जलवायु इसके लिए बहुत से क्षेत्रों में अच्छी पाई जाती है। अभी तक हरित क्रांति सुविकसित सिंचाई और वर्षा वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय रही है, क्योंकि हरित क्रांति हमेशा उसी क्षेत्र में चल जहाँ वर्षा पानी की अच्छी सप्लाई हो रही है। इसे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों, देश का 70% कृषि क्षेत्र में जो किस तरह का शुष्क है, इस शुष्क प्रदेशी कृषि के माध्यम से विकसित करने की आवश्यकता है। यानी शुष्क जलवायु क्षेत्रों में भी इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। हरित क्रांति के अंतर्गत जैव विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। नवीन शोधों द्वारा देशी प्रजातियों को सुधार कर स्थानीय दशाओं के अनुकूल नई प्रजातियों को विकसित करने पर बल देना चाहिए। कई अपने यहाँ की स्थानीय जो प्रजातियाँ हैं, फसलों की किस्में हैं, वो भी मजबूत है, और उनसे भी उनको उपयोग पे भी बल दिया जाना चाहिए। अंत में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सुझावों के अनुसार पंजाब आदि हरित क्रांति के क्रोध क्षेत्रों में अधः संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है, जिससे नवीन हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इन सुविधाओं में भूमि सुधार जैसे कौन से काम किए जाने हैं? रैयतवाड़ी पद्धति में संशोधन, ग्रामीण परिवहन और संचार तंत्र में सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, बैंक, विपणन और भंडारण महत्वपूर्ण है, फसल बीमा, प्रशिक्षण और कृषि शोध आदि को प्रोत्साहित दिया जाना इसमें सम्मिलित है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि हरित क्रांति ने निश्चित रूप से देश के कृषि विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अच्छी बात है। देश में कृषि विकास को प्रभावित किया ही है, ये तो अपन कह सकते हैं। इसी के कारण भारत को भी खाद्यान्नों के उत्पादन में सम्मानजनक स्थिति बनी हुई है। इस लाभ को बरकरार रखते हुए ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिससे सामाजिक न्याय में सुधार हो सके। केवल जरूरत इस चीज़ की है कि सामाजिक न्याय में सुधार किया जा सके, इसके लाभ निम्नतम स्तर तक पहुंच सके। सामाजिक न्याय में सुधार जब भी संभव है जब इसका लाभ गरीबों, दलितों के जीवन स्तर में सुधार आए और निम्नतम स्तर तक मजदूर तक इसका लाभ पहुँचे। इसी प्रकार जहाँ तक अधुनातन प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने का प्रश्न है, उसे भलीभांति जांच परख कर भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल समायोजित कर प्रयोग किया जाना चाहिए। तभी सही मायने में कृषि विकास के साथ साथ मानव के जीवन स्तर और गुणवत्ता में विकास हो सकेगा। कुछ कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए देश को पुनः दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि अभी अपन ने जो बातें करी पर उसके हिसाब से बहुत से क्षेत्रों में और भी इसको लागू किया जा सकता है। ये जो नक्शा है भारत का, जिसके अंदर 20 ईयर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के 20 साल ये दिखा रखा है, जिसमें ये ब्लैक और ये जो पैच दिखा रखे हैं ब्लैक और ये जो लाइन में तो ब्लैक वाले हैं, ये प्रोग्राम 1960 में चलाया गया। आइए इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम था ये। तो जो शुरू किया गया था वो कावेरी डेल्टा में, पालघाट केरला के क्षेत्र में और वेस्ट गोदावरी में तथा बुर्दवान और पंजाब का लुधियाना क्षेत्र में शुरू किया गया था। और फिर ये वाला प्रोग्राम है, ये 1965 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम, इसके अंदर जो जिले शामिल किए गए थे
वो थे ये अपना ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पश्चिमी और बंगाल के आसपास, तो इस क्षेत्र में शामिल किया गया था और पंजाब का क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया था। इस प्रकार से नक्शे के द्वारा हरित क्रांति के बाद में 20 वर्ष इसमें दिखाया गया और भारत में हरित क्रांति का एक निष्कर्ष भी बताया गया। इस प्रकार से वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।